हेलो बच्चों, तो जैसा कि मैंने कहा था कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो उसी को लेकर आ गई हूँ मैं L7 और चैप्टर आपको पता ही है और रामायण भी आपको पता है कुछ सारी कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। और आज का जो टॉपिक है वो भी देखेंगे हम। तो आज का जो टॉपिक है वो सीधा सा है, वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत। कुछ भी नहीं है, 2-4 लाइन है, बस उसको समझना है। और मॉर्गन व ड्रोसोफिला के बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इन दोनों से रिलेटेड है। तो शुरू कर देते हैं। क्या है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत? तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेंडल के नियम को प्रतिपादित करने के बाद, यानी 1965 में उन्होंने जो पब्लिश हो गया था, उसके बाद भी उन्हें वैसी प्रसिद्धि नहीं मिली थी, उनको इतनी पहचान नहीं मिली थी। लेकिन बाद में जो 3 साइंटिस्ट मैंने बताए थे, कार्ल कॉरेंस, डी व्रिस और शेरमार्क, बार बार बता रही हूँ, इनको याद रखें। इन्होंने फिर उनके नियमों को क्या किया, फिर से प्रतिपादित किया, बताया, रिसर्च की और कहा कि मेंडल सही थे। उसके बाद 2 और साइंटिस्ट आए जिसको सट्टन और बावेरी, कहीं सॉटन और बावेरी भी लिखा हुआ है, बोवेरी भी लिखा हुआ है, वो जस्ट इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेशन की गड़बड़ियों की वजह से होता है। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत। कुछ नहीं है, जो मेंडल ने कहा था उसको चेपा। ठीक है, कैसे चेपा बताएंगे अभी। वो बोलते हैं ना, नकल में अक्ल लगा के क्रेडिट ले लेना, वैसा ही काम कुछ इन्होंने किया था। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि लक्षणों की वंशागति पर किए गए कार्य 1865 में प्रकाशित हो चुके थे, किया चुका था। मैंने आपको बताया था ब्रून सोसाइटी है ना, वहां पे उन्होंने उनको पब्लिश किया था। परंतु कई कारणों से 1900 मतलब 1900 तक यह कार्य अज्ञात ही रहा, मतलब उनको वैसी पब्लिसिटी नहीं मिली। 1900 तक कोई उनको क्रेडिट नहीं मिला। उसके बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक जो मैंने अभी बोले, डी व्रिस, कॉलेंस और वॉन शेरमार्क। इस शेरमार्क को कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ है बेटा, ये बुक्स वेरी करता है, वही मैंने कहा, क्योंकि वो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसफर करते हैं तो हम प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लेते हैं। से लक्षणों की वंशागति संबंधित मेंडल के परिणामों को पूर्ण खोज की। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना बोला कि नहीं मेंडल कहीं ना कहीं तो सही थे, हमें उन्होंने उसको वापस से स्टडी किया और फिर क्रेडिट दिया। कि कुछ लोग तो क्रेडिट खा जाते हैं दूसरों का, इन्होंने क्रेडिट दे दिया बिल्कुल मेंडल को कि ये हमने तो सिर्फ काम किया है, सारा श्रेय जो है वो मेंडल को जाता है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से इनको तालियां। उसके बाद वॉल्टर और सटन, मैंने कहा ना भाई वो बुक्स टू बुक्स वेरी करता है। जैसे हमने जो बुक्स में पढ़ा है, पुराने जब हम पढ़ा करते थे तो हमने वॉटसन और बावेरी पढ़ा था, सट्टन और बावेरी पढ़ा था। अब क्या है, कहीं आपकी बुक्स हैं जो एनसीईआरटी वगैरह, उसमें सट्टन ऐसे भी लिखा हुआ है, कई जगह सट्टन में ये ट आधा भी करा हुआ है। हालांकि मैं आपको स्पेलिंग बताऊंगी तो वो कुछ ऐसी है, सुटान, तो कहीं बुक्स इसको सुटान भी लिखती है। ठीक है, तो वो ज्यादा डिस्कशन नहीं, क्योंकि इसको वैसे सट्टन बोलेंगे। अब क्या बोलोगे आप, कुछ बोलोगे नहीं सुटान होना चाहिए, कुछ बोलोगे सट्टन होना चाहिए, तो वो कोई डिफिकल्टी नहीं है। सट्टन और बोवेरी जो भी है वो आप लिख सकते हो। और ये बोवेरी को बोमेरी भी लिखा हुआ है कई जगह, इसीलिए मैंने दोनों, बोवेरी है वैसे ये जो है कुछ बुक्स में बोवेरी है। ठीक है, इसलिए मैं दोनों तीनों वर्ड्स यहाँ पे बता देती हूँ कि बच्चे ये नहीं बोले कि मैम आपने तो ये बोला था, बुक्स में ये लिखा है। ठीक है, सट्टन बोवेरी, क्योंकि हमने वही पढ़ा है तो मेरे टंग पे वो बैठा हुआ है। ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार भी जीन जैसा होता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम जो वो दल होते हैं ना, एक दल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेटल, यानी दल कहते हैं। और जब बहुत सारे दल होते हैं तो हम उसे बोलते हैं दल समूह, है ना। तो उसको हमारी जो मैम थी वो कोरोला बोलती थी, है ना। और जब हम थोड़ा सा हायर स्टडी करने लगे तो एक मैम थी, वो उसको करोला बोलती थी। 4 दिन तक तो मुझे करोला क्या नया आ गया यार, पूरी बुक पढ़ डाली, करोला नहीं मिल रहा। पता चला कि बाद में, वैसे तो हम हिंदी मीडियम थे तो इंग्लिश पे हमें सिर्फ याद थे वर्ड्स, लेकिन ऐसे नहीं था ना कि कोरोला को या करोला को कैसे भी बोला जा सकता है ना। ऐसे ही वो जो होता है सेपल्स होते हैं, उनको भी ऐसे कुछ लोग अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं। तो ज़्यादा उस पर डिपेंड नहीं करना, आप स्पेलिंग ध्यान रखा करो और हिंदी वाला ध्यान रखा करो, तो ये आपके लिए काफ़ी है। स्पेलिंग पे थोड़ा सा अपना पकड़ बना लो। जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं। क्या कहा इन्होंने कि मेंडल ने
मेंडल ने तो खैर क्या नहीं नाम दिया था, मेंडल ने तो जीन का कोई जिक्र नहीं किया था। मेंडल ने तो कहा था कि क्या होते हैं, सिर्फ कारक होते हैं, है ना। तो बाद में जब ये सट्टन सुट्टन जो भी हम कहें इसको, देखो मैंने कहा वो SU है तो सुट्टन भी कहीं की जगह मिल सकता है आपको, एक ही बुक में दो दो अलग अलग नाम भी लिखे हुए हैं तो ये भी हो सकता है। तो क्या उन्होंने कहा कि ये जो मेंडल ने जिस कारक की बात की थी, बाद में हमें पता चल गया कि जब ये जो सुट्टन और बावेरी आए थे तब तक जीन्स की बारे में पता चल गया था। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, जीन्स को सबसे पहले जो है किसने नाम दिया था, वो है जोहानसन। ठीक है, याद रखना चाहें आप तो रख सकते हैं, जोहानसन ने दिया था। तो उन्होंने बताया कि ये जीन्स है, और फिर हमने मेंडल की जो थ्योरी थी उसमें जीन जीन वर्ड शुरू कर दिया, उन्होंने तो फैक्टर बोला था। तो सट्टन और बावेरी ने कहा कि ये जो जीन्स की या कारक की बात मेंडल करके गए थे वो एक्चुअली में कहाँ पे स्थित होते हैं, क्रोमोसोम पर ही स्थित होते हैं। तो जैसे जीन अपने लक्षण या जो जो चेंजेस मेंडल ने बताए थे कि जैसे जीन व्यवहार करते हैं वैसे ही क्रोमोसोम भी व्यवहार करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जीन किस पे है, क्रोमोसोम पे है। तो इसी को इन्होंने थ्योरी बना के मेंडल की जो थ्योरी थी उसको चेप दिया, और जहां जहां पे जीन व कारक वर्ड था वहां पे क्रोमोसोम वर्ड लगा दिया। बस इतना ही फर्क है, जीन को कारक क्रोमोसोम में बदल दिया, मतलब गुणसूत्र, क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र में बदल दिया। ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं कि जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। सुट्टन ने, देखो आ गया ना सट्टन और सुट्टन, सुट्टन ने क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांत के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, यही लिखना है आपको, ये सारी लाइनें लिखनी है जब क्या आएगा, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। कई बच्चे बोलते हैं बुक में ऐसा पूरा पैराग्राफ दे रखा है लेकिन नियम क्या है ये तो पता ही नहीं है, ये सिद्धांत है क्या। तो सिद्धांत है ही यह कि क्या किया, सुट्टन और बावेरी ने मेंडल के नियमों को, मेंडल के नियमों को अध्ययन करके ये पाया कि जीन और क्रोमोसोम एक ही तरह व्यवहार करते हैं, और उन्होंने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम का वंशागति सिद्धांत नाम से प्रस्तुत कर दिया, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। क्या था इसमें, तो इन्होंने क्या कहा कि अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन के समय होने वाली घटनाओं, अब अर्धसूत्री विभाजन क्या है ये हमने विसंयोजन जब पढ़ा, पृथक्करण जब पढ़ा, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया, फिर से समझाऊंगी, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये उसी अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहा है, हालांकि हम उसको पहले पढ़ चुके हैं। और मेंडल ने जो, क्योंकि मेंडल ने अर्धसूत्री विभाजन और तब को जो कुछ डिस्कवरी हुई नहीं थी, वो तो सिर्फ उन्होंने अपने आप ही बना दिया था कि जीन अलग हो जाते हैं और वापस मिल जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं था क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन, क्या होता है विभाजन। फिर भी देखो उन्होंने कितना नॉलेज अप्लाई किया कि वो बातें बाद में सही सिद्ध हुई, जब हमें बहुत डिस्कवरी कर ली हमने उसके बाद। बताती हूँ क्या है, तो अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन में जो घटनाएं हो रही थी वो मेंडल वाली घटनाओं से, जो मेंडल की संकल्पनाओं में समानताएं थी। ठीक है, तो उनमें क्या समानताएं थी वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, लेकिन पहले मैं एक एक चीज जो है वो इसको समझ लेंगे, हम पढ़ लेंगे, उसके बाद डायग्राम पे जाएंगे। पहला, अब ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन, क्योंकि यहाँ हेडिंग ये डली है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सुट्टन और बावेरी या सट्टन और बावेरी के वंशागत क्रोमोसोम सिद्धांत और मेंडल की संकल्पना में क्या समानता थी, यह आपको लिखना है वैसे, और इसी नाम से लिखना है। जब आप वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत लिखेंगे तो ये टेबल बनानी है। ठीक है, ये उसी के अंतर्गत है। तो यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। ठीक है, बस ये हेडिंग हटा के ये लगानी है। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है, हालांकि वो अर्धसूत्री और निषेचन पे ही डिपेंड था, लेकिन ऐसे पूछ ले कि क्या समानता थी, तो बस इस वाली टेबल में इसको हटा के वो चेपना है। अब क्या थी, पहला देखो, पहले मेंडल की बात करेंगे। मेंडल क्या कह रहे थे, लक्षणों का निर्धारण कोशिका में स्थित कारकों के एक जोड़े से द्वारा होता है। ये मेंडल ने कहा था, जिसको उन्होंने क्या कहा था, फैक्टर, कि हमें जो लक्षण होते हैं वो कारकों पे एक जोड़े से होते हैं, और हर एक जोड़े में 2 एलील होते हैं।
ये बात उन्होंने कही थी और हमने ही उसी को बाद में जीन नाम दे दिया था। क्या होता है नॉर्मल कोशिका में? अब जब हमने अर्धसूत्री विभाजन और कोशिका विभाजन पढ़ लिया है, और जो सट्टन और बाविन ने कहा वो भी यही कहा। क्या कहा? कि द्विगुणित कोशिका। अब ये द्विगुणित कोशिका क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित कोशिका में ही होगा, अगुणित में तो होता नहीं है। एन वाली में तो अर्धसूत्री विभाजन की पॉसिबिलिटी नहीं है, उसमें तो समसूत्री होगा। ठीक है, 2n वाली में ही क्या हो सकता है? अर्धसूत्री विभाजन, और वो भी कब? अगर युग्मक बना रहे हो, है ना, जनरली। तो द्विगुणित कोशिका में क्रोमोसोम के एक जोड़े होते हैं, मतलब कोई भी लक्षण होता है उसका क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम का जोड़ा होगा वही, और इसी पे क्या होते हैं? वो जीन्स होते हैं, जिसको मेंडल ने क्या कहा? कारक कहा। ठीक है, तो दोनों की बात सेम थी। ये भी कह रहे हैं एक जोड़ा होता है, ये भी कहता है एक जोड़ा होता है। दूसरी क्या कह रहे हैं मेंडल? कारकों के एक जोड़े से युग्मक निर्माण के समय कारक अलग अलग होते हैं। मेंडल ने क्या किया था? कारकों का एक जोड़ा, मतलब टीटी और ये लिया था। फिर जब युग्मक बनाए थे इनके क्रॉस करवाने के लिए, तो क्या किया था? दोनों को अलग कर दिया था, इष्टि को अलग, इष्टि को अलग, युग्मक बनाने के लिए। ये हमने देखा हुआ है। इसको भी अलग किया, 2 युग्मक बनाए, टोटल 4 युग्मक बनाए थे। तो वही कह रहा है ये कि कारकों के जोड़े से युग्मक निर्माण के समय कारक अलग अलग हो जाते हैं। ये टी अलग हो जाता है, वो टी अलग हो गया। इधर देखो, अर्धसूत्री विभाजन अभी बताऊंगी। अर्धसूत्री वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है पिछली क्लासेस में, लेकिन फिर से समझाऊंगी। अर्धसूत्री विभाजन में समजात क्रोमोसोम पृथक होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन अगर आपको याद है और पिछली क्लासेस आपने देखी है तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो दोनों भी यही बात कह रहे हैं, भाई इनडायरेक्ट वे में ये तो क्रोमोसोम ही है ना, जो मेंडल को नहीं पता था, और इसी को ये अलग कर रहा है, और ये यही कह रहा है कि क्रोमोसोम जो है वो अलग होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद बुक में आपको ये डिफरेंस और समानताएं नहीं मिलेंगी, इसको जरा नोट कर ले। चलिए, प्रत्येक युग्मक में एक क्रोमोसोम जाता है, ये बात भी समझ में आई। पहले चलो मेंडल को पढ़ लेते हैं। प्रत्येक युग्मक में एक एक कारक जाता है। ये क्या हुई भाई? अभी कहा टीटी है और ये टीटी है, इसके युग्मक बनाए तो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना स्मॉल टी, और एक ये युग्मक अलग हो गए। और प्रत्येक युग्मक में एक कारक जाता है, मतलब इसका एक ही तो गया अगर इसको युग्मक माने तो। इसी को तो आगे हमें जोड़ना है, वापस फर्टिलाइजेशन कराना है। तो ये युग्मक में एक कारक गया, सब में एक ही तो गया, किसी में 2 गए क्या? नहीं। तो ये यही बोल रहा है, कारक विच्छिन्न इकाइयों के रूप में संचरित रहते हैं, मतलब ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये भी यही कह रहे हैं। प्रत्येक युग्मक में एक क्रोमोसोम जाता है, ये कह रहे क्रोमोसोम जाता है कि ये एक क्रोमोसोम है होमोलोगस, ये एक क्रोमोसोम है। जब ये दोनों अलग होंगे तो एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा। बात सेम है। अब इसको आप टीटी लिख दो या जीन बोल दो, क्योंकि जीन तो है तो क्रोमोसोम में। ये टीटी भी मानोगे तो एक टी ये रहा, एक टी ये रहा, सेम बात है भाई। यहाँ टीटी से बता रहा है, यहाँ क्रोमोसोम से बता रहा है। लेकिन अब हमें ये बात पता है कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम पे ही क्या होते हैं? जीन होते हैं। तो चाहे जीन को अलग करो या क्रोमोसोम को अलग करो, बात तो एक ही है। दूसरा, नर युग्मक का केवल केंद्रक अंड कोशिका के केंद्रक से संलयित होता है। जब वापस हम क्या करेंगे? युग्मक बना दिया, मतलब नर बना दिया, स्पर्म बना दिया और एग बना दिया, उनको क्या करना पड़ेगा? फर्टिलाइजेशन में मिलाना पड़ेगा। ये मिलाया तो निषेचन के बाद द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है, मतलब वापस नर युग्मक n होता है, अर्धसूत्री विभाजन से क्या बन जाता है? n आधा हो जाता है। और अभी समझा रही हूं जिसके ऊपर से जा रही है, और वापस क्या हो जाता है? 2n बन जाता है। लेकिन जिन्होंने पहले से समझ रखा है उनको आ रही होगी समझ में। ठीक है, प्रत्येक जीव दोनों जनकों से एक एक कारक प्राप्त करता है। ये भी यही कह रहा है भाई, दोनों जनकों से एक एक कारक, एक इधर से कारक मिल रहा है, एक इधर से, तभी तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सेम बात हो रही है। वो क्रोमोसोम वर्ड लगा रहे हैं, ये कारक वर्ड लगा रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने लैंग्वेज में चेंज करा है, आप सेम के सेम चेप सकते हैं जीन और कारक और क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, चलिए, ये नर युग्मक बाधा युग्मक नहीं भी लिखो, जैसे इसको इस लाइन में लिखना है अगर आपको, तो कैसे लिख सकते हो? प्रत्येक जीव दोनों जनकों से एक एक कारक प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन को लिख सकते हो, प्रत्येक जीव दोनों जनकों से एक एक क्रोमोसोम प्राप्त करता है। हालांकि वो एक एक नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज है। और ये कह रहा है कि निषेचन के बाद द्विगुणित अवस्था
स्थापित हो जाती है। मेंडल ने भी यही कहा था कि युग्मक बनने के बाद जब निषेचन होता है तो दोनों युग्मक या दोनों जीन्स या कारक क्या होते हैं, मिल जाते हैं और फिर हमें कोई नई संतति मिल जाती है। ठीक है, तो इसी को आप इस वे में भी और इस वाले को इस वे में भी लिख सकते हो, सिर्फ कारक और क्रोमोसोम का फर्क है। चलिए, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम तथा वंशागति के समय मेंडलीय कारकों यानी कि जीन, जो हमें बाद में चला, के व्यवहार में पाई गई समानताओं के आधार पर सन 1902 में सट्टन और बावेरी ने वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, ये सारा ही आपको वंशागति के क्रोमोसोम में के सिद्धांत में अगर 3 या 4 नंबर में आता है, 3 या 2 या 3 भी बोल सकते हो, अगर सिर्फ शॉर्ट में आता है तो आप कौन सी लाइन लिखोगे, कौन सी लाइन लिखोगे, वो पिछली वाली मैं समझा देती हूँ आपको यहाँ से, कि सट्टन और बावेरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार भी जीन के समान होता है। यहाँ से यहाँ तक ये 1 नंबर में लिखना है, लेकिन अगर 3-4 नंबर में आता है, लघु में आता है, तो फिर आपको यहाँ से ले जाके वो टेबल और वो लास्ट वाले तक लिखना है। अब समझा देती हूँ मैं इन दोनों की बातें। इन्होंने भाई ये खिचड़ी पकाई, इधर हम ले लेते हैं सट्टन और बावेरी को। ठीक है, या मैं बोल देती हूँ, सिर्फ लिख दूँ सट्टन बावेरी। इधर ले लेती हूं मैं मेंडल को, या मेंडल छोड़ो, आप तो सिर्फ कोशिका विभाजन पढ़ लो, छोड़ दो इसको, अभी फिर बात तो वही हो जाएगी टेबल वाली। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि हमारा जनक होता है, मान लो ये पेरेंट्स है, मैं आपको मेंडल और वंशागति दोनों को मिक्स करके बता रही हूँ। ठीक है, मान लो ये कोशिका है, जनक कोशिका है ना, इसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। तो मान लो हम कितने जोड़ी क्रोमोसोम बनाते हैं, थोड़ा इसको बड़ा बनाती हूँ, इसमें हम क्रोमोसोम बनाते हैं, मान लो एक ये क्रोमोसोम है। अब मैं देखो ये स्पिंडल फाइबर है, अब अर्धसूत्री विभाजन पूरा तो मैं नहीं पढ़ा सकती, मुझे माफ कर देना। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है। ठीक है, आपको पता है अर्धसूत्र विभाजन में समजात गुणसूत्रों की पेयरिंग होती है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 11th में भी आपने पढ़ी होगी। और समजात गुणसूत्र किसे कहते हैं, अगर यही पता नहीं है तो L2 अटेंड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पे मैंने बताया। तो ये समजात गुणसूत्र, ये दोनों एक दूसरे के पास आए, पेयरिंग हो गई। अब मैं इसको मेंडल के अकॉर्डिंगली सिंबल दे देती हूँ, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि क्या होते हैं, एक जीन होता है, उसके 2 एलील होते हैं। मान लो ये TT है और ये स्मॉल टी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब क्या होंगे, जनक से क्या बनेंगे, युग्मक। तो जब जनक कैसा होता है, 2n होता है। अब 2n का मतलब क्या है, द्विगुणित, और द्विगुणित का मतलब क्या है कि गुणसूत्र के क्या होते हैं, जोड़े। जैसे यहाँ पे 2 जोड़े हैं, 1 2 ये 2 जोड़े हो गए, 1 2 ये 1 जोड़ा हो गया, तो 4 गुणसूत्र है और जोड़े कितने हैं, 2 है, इसलिए इसको 2n कहते हैं। अगर मैं इसको n बोलूं तो ये दोनों क्या हो गए, 2n हो गए। ठीक है, तो जब युग्मक बनते हैं तो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें हम फाइनली किसकी बात करते हैं, मियोसिस, अर्धसूत्री 1 की बात कर, क्योंकि तभी क्या होता है, अलग होते हैं। भाई सेकंड वाला तो समसूत्री के बराबर होता है, पहले वाले में ही अलग होते हैं। और उसमें भी कौन सी अवस्था होती है, पश्चावस्था में ये चीज होती है। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की भी 4 अवस्थाएं होती है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, 5 होती है। ठीक है, वो वाली अवस्थाओं को हम डिटेल में नहीं, हम सिर्फ डायरेक्ट मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं। क्या हुआ, जब ये स्पिंडल फाइबर आपने देखा है मेटा अवस्था में तो ये दोनों पास आ जाते हैं, फिर ये दोनों ऊपर जाते हैं। कौन सी अवस्था में, पश्चावस्था में। तो अभी ये ऊपर जा रहे हैं, तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ये इधर चला गया T वाला, और ये इधर चला गया, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, ये ऊपर ये नीचे, 2 अलग अलग हो गए। ये मियोसिस 1 हो गया, मतलब 2 युग्मक बन गए। मैं बना देती हूँ 2 युग्मक, ये लो भाई, एक युग्मक ये रहा, एक युग्मक ये रहा। इसमें क्या है, मेंडल भी यही कह रहे थे, TT से 2 युग्मक बनते हैं, एक तो बनेगा ये T वाला
और ये एक और बनेगा स्मॉल टी वाला। ये दो नीचे आ गए इस वाली युग्मक में, ये देखो इसको अब मैं ग्रीन से बना देती हूँ, ये लो, इस पे भी एक टी है, इस पे भी एक, दो युग्मक बन गए। ये तो मियोसिस 1 की बात हुई, ठीक है, एक टी। अब मियोसिस सेकंड होती है, मियोसिस सेकंड में क्या होते हैं, फिर से विभाजित होती है, मतलब इन कोशिकाओं का वापस अर्धसूत्री विभाजन होगा और इनसे दो युग्मक बनेंगे। कौन से दो युग्मक बनेंगे, एक इधर चला जाएगा, एक इधर, तो एक ये बन गया टी और एक छोटा टी, एक ये बन गया टी और एक छोटा टी। क्या मेंडल ने ऐसे युग्मक नहीं बनाए थे? हाँ बनाए थे। उन्होंने क्या किया था, टी के दो युग्मक बना दिए थे ऐसे, बस। तो ये भी यही कह रहे हैं, उन्होंने कारक वर्ड यूज कर लिया। ये कह रहे हैं क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम अर्धसूत्री विभाजन में युग्मक बनाते हैं और युग्मक में दोनों एक एक क्रोमोसोम जो है वो हर युग्मक में चला जाता है, युग्मक निर्माण हो जाता है। उसके बाद मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इसके टी बन गए इस तरह से और इसके भी दो बन गए, ये देखो, एक कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये रहे हमारे पास मेंडल के अनुसार। और उनके अनुसार भी देखो तो भी सही जा रहा है। उन्होंने कहा कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, दो युग्मक बने, फिर दो से सेकेंड मियोसिस हुआ और 4 बने, ये बात उन्होंने कही, ठीक है। उन्होंने फिर क्या कहा कि युग्मक में जब निषेचन होता है, तो निषेचन कैसे होता है, अगर हम इसको नर माने और इसको मादा, तो भाई इन दोनों में ही तो फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो कैसे करते हैं, एक बार इस टी से एक बार इस टी को करवाते हैं, एक बार इस टी से एक बार इस टी को करवाते हैं, फिर वही दोनों से दो बार करवाते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में क्या हो रहा है, बनता क्या है, फिर एक इधर वाला और एक इधर वाला, यही दो तो बनते हैं। तो यहाँ पे भी यही है, अगर हम इनको युग्मक लेकर चले, ये एक युग्मक, ये दूसरा युग्मक, ये तीसरा युग्मक, ये चौथा युग्मक, ये मान लो नर है और ये मादा है, तो इसको इससे मिलाओ। तो फाइनली उन्होंने बोला कि जब निषेचन होता है और अंड और शुक्राणु मिलते हैं तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो फिर से मिल जाते हैं। ये अलग हुए थे यहाँ पे क्रोमोसोम, पहले एक में थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, अलग हुए और फाइनली आके वापस मिल गए। यही कोशिका का या वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत है और यही मेंडल बता रहे थे। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4-5 लाइन लिखनी है, ये चित्र वितर भी नहीं बनाना है। हालांकि आपकी बुक में ये वाला एनसीईआरटी में दे रखा है, बस कुछ नहीं करना है। उसने ऐसा आड़ा बना रखा है, ये भी बता देती हूँ मैं आपको। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है ना, उसने ऐसे स्पिंडल फाइबर, मतलब 2 क्रोमोसोम यहाँ पे बता रखे हैं ऐसे, और 2 नीचे बता रखे हैं। तो उसने कैसे अलग किया है, मैंने, क्योंकि हम सेल डिवीजन हमेशा ऐसे पढ़ते हैं, वो बुक वाला क्या ऐसे बताता है, इसको ऐसे अलग कर रहा है, और हम जब बनाते हैं तब ऐसे अलग करते हैं, पढ़ते हैं। जब आपने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा होगा तो आपने ऐसे बनाए होंगे, वो बुक वाले ने आड़ा बना दिया, वो ऐसे अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है, कैसे भी अलग करो, अलग करना है, हमने ऐसे ऐसे अलग कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, वहाँ से आप बना सकते हैं और रफ वाला भी बना सकते हैं। चलिए, अब ये कहानी तो यहाँ खत्म हो गई। उसके बाद जैसे ही सट्टन और बॉवेरी ने वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत दिया, उन्होंने तो दे दिया, लेकिन इसको प्रूव किसने किया, इसको प्रूव करने का श्रेय जो जाता है वो मॉर्गन को जाता है, क्योंकि मॉर्गन एक नया टर्म लेकर आए हमारे पढ़ने के लिए, क्या, सहलग्नता, ठीक है। जो मैंने आपको कहा था कि वो जो स्वतंत्र अपयोग का नियम है मेंडल का, उसका अपवाद है, और वो मॉर्गन ने दिया था, टी.एच. मॉर्गन ने। उसका प्रयोग पढ़ेंगे हम उनका, लेकिन उससे पहले कुछ वही इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको कि मॉर्गन क्या है और ड्रोसोफिला क्या है। ड्रोसोफिला एक फ्रूट मक्खी है ना, फ्रूट फ्लाई। आप ये फलों में सब्जियों को खरीदने जाते हैं तो फल पे वो एक छोटी सी मक्खी बैठी रहती है, वो नॉर्मल मक्खी नहीं होती है, वो ऐसी ब्लैकिश सी ट्रांसपेरेंट उसके फेदर्स होते हैं, अभी चित्र बताऊंगी आपको, लेकिन इसमें बहुत बड़ी दिखेगी, मैं आपको बस बता रही हूँ। केलों पे बैठी रहती है, छोटी 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 मक्खियाँ बैठी रहती है, वो है फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला, ठीक है। उसको बड़ी वाली मक्खी से कंपेयर ना करें, बहुत छोटी होती है। जब हम कॉलेज में थे तो हमें ड्रोसोफिला को संवर्धन करने के लिए दिया था। हमारी मैम ने कहा था कि एक जार लेना, उसमें सड़ा हुआ केला डाल देना और उसको बाहर कहीं भी रख देना आंगन वांगन में, तो ये ड्रोसोफिला आ जाएगी और आपको वो कलेक्ट करके लेके आनी है। उसमें नर व मादा भी पहचानने, ऐसा हमको एक MSc में प्रैक्टिकल दिया था, किया था मैंने। तो
उसके मुझे मार्क्स भी मिले थे, क्योंकि क्योंकि किसी के जान में ड्रोसोफिला आई नहीं मेरे अलावा, ठीक है, इसीलिए। और 100 मार्क्स का था प्रैक्टिकल, हालांकि उसमें थ्योरी भी थी, और मुझे 98 मिले हुए हैं एमएससी के प्रैक्टिकल में। मेहरबानी थी मैम की, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैंने बहुत सारे जो भी मैम ने कहा था वो किया था, प्लस थ्योरी भी बहुत अच्छी की थी, ठीक है। मॉर्गन द्वारा मटर के बजाय ड्रोसोफिला को चुनने के, और ये मैंने कब किया था पता है? आप कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ये मैंने जॉब करते हुए किया हुआ है, एमएससी जॉब के साथ एमएससी की हुई है मैंने ओपन में, और रेगुलर प्रैक्टिकल लेने देने दोनों जाती थी, एग्जाम देने जाती थी, क्लास अटेंड करने जाती थी। आप सोचो मैं जॉब के साथ कैसे करती होगी। आपको तो भाई ये दिन भर गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, इधर मम्मी खाना बना रही है, खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, फिर कहते हो मैम टाइम नहीं है। सोचो मेरे बारे में। और उसके बाद मैंने एमएससी में 80% बनाए। सब हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद क्या, जॉब तो है ही, घर का काम भी है ना, सुपर वुमेन्स, ठीक है। तो मॉर्गन ने मटर क्यों नहीं चुना? भाई मॉर्गन और भी होशियार थे। हमने मटर के इतनी क्वालिटीज पढ़ी, लेकिन मॉर्गन के हैं ये कोई क्वालिटी होती है, मैं इससे अच्छा ये चुनूंगा, और उन्होंने ड्रोसोफिला को चुना। क्यों चुना ड्रोसोफिला को? और मैंने आपको, अच्छा आप 11th नहीं, आप 12th क्लास है, 11th में मैंने एक न्यूरोस्पोरा में बच्चों को बताया था कि न्यूरोस्पोरा जो है वो पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो हम जंतुओं के प्रैक्टिकल करते हैं ना, वो ड्रोसोफिला से ही शुरू करते हैं। क्यों करते हैं उसके रीजन हम बताएंगे। मॉर्गन ही नहीं, बाकी साइंटिस्ट ने भी बाद में ड्रोसोफिला को अपना टारगेट बनाया हुआ है। आगे आप जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे ड्रोसोफिला पे कौन कौन से प्रयोग हुए। इन्होंने किया, क्यों किया? क्योंकि ड्रोसोफिला जो है इनको प्रयोगशाला में एक सरल संश्लेषित माध्यम में पाला जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि मैम ने हमें कहा घर में जार लेना, उसमें सड़ा हुआ केला डाल देना, ड्रोसोफिला आ जाएगी। कहीं पकड़ने जाने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई माथा फोड़ी करनी है। नहीं तो किसी फ्रूट के ठेले पे जाना, वहां मधुमक्खियों के साथ ड्रोसोफिला भी बैठी होगी, पकड़ के ले आना, बस। दूसरा, यह अपना जीवन चक्र मात्र 2 सप्ताह यानी 15 दिन यानी 2 वीक्स में कंप्लीट कर लेती है। मटर से भी छोटा, मटर का हमने पढ़ा 1 वर्ष, ठीक है, और सीजन होता है 4-5 महीने, 4-5 महीने और 2 वीक। आप कंपेयर कर सकते हो कितना छोटा जीवन चक्र है। तो इसकी स्टडी और कर, जल्दी जल्दी इसका लाइफ चलेगी, जल्दी जल्दी अंडे देगी, जल्दी जल्दी ये बच्चे देगी, तो हमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इजीली मिल जाएगी। तो वही मटर वाले केस को आगे बढ़ाते हुए ड्रोसोफिला ने धमाल मचा रखी है। अगली संतति प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद क्या खासियत है? फ्रूट फ्लाई में प्रजनन पूरे वर्ष कराया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मटर तो सीजनल होती है, गर्मी में मटर उगाओगे तो, हालांकि हम प्रयोगशाला में उगा सकते हैं उसको, लेकिन वैसी पैदावार नहीं होती। हम पूरा टेम्परेचर मेंटेन करें, है ना, माइक्रो प्रोपोगेशन करें। अब ये माइक्रो प्रोपोगेशन जो मैम ने बोल दिया है, ये क्या है? तो ये ऐसा है कि कृत्रिम रूप से जब हम पादपों में कायिक जनन करवाते हैं लैब के अंदर, है ना, उसको माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। सूक्ष्म संवर्धन, कायिक प्रवर्धन, सूक्ष्म कायिक प्रवर्धन। तो भाई ये तो पूरे साल जनन करती है, मटर तो 3-4 महीने बीज देगी, फिर आपको नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा, या फिर प्रयोगशाला में उगाओ, खर्चा करो। ये तो साल भर इसका प्रोडक्शन चलता रहता है, कोई सीमा नहीं है इसकी, है ना। जब भी जनन करवाओगे तैयार रहेगी। चलो, केवल एक बार के मैथुन में बड़ी संख्या में संततियां प्राप्त की जा सकती है। अंत प्रेक्षण सहज व पूर्ण होता है। मैथुन मतलब कॉपुलेशन। हालांकि आगे वाले चैप्टर पढ़ के आए हो, जिसको हमने ह्यूमंस में इंटरकोर्स कहा था, मतलब नर व मादा का मिलना, ठीक है। तो एक बार में ही इसमें बहुत सारे अंडे दे देती है, बहुत सारे अंडे। तो वही, जितने ज्यादा अंडे उतने ज्यादा बच्चे, जितने ज्यादा बच्चे उतना हमें स्टडी करने में, अध्ययन और आगे की जनरेशन में भी। फिर क्या है? नर व मादा लिंगों में स्पष्ट लैंगिक विभेदन, जिसको हम डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। लैंगिक विभेदन मतलब नर अलग दिखता है, मादा अलग दिखती है, ठीक है, जैसे हम में है।
लड़का अलग दिखता है, लड़की अलग दिखती है। तो ऐसा नहीं पता चले कि ड्रोसोफिला ली, मैम ने कहा कि जनन करवाना है, ड्रोसोफिला डाल दी, मादाओं को जार के अंदर भर दिया, फिर 3 महीने इंतजार कर रहे हैं। यार मैडम ने तो कहा था 2 हफ्ते में जीवन चक्र पूरा करती है और पूरे साल जनन करती है, साले बच्चे ही नहीं हो रहे अभी तक, कहां से होंगे? सारी मादा डाल रखी है भाई। तो मादा और नर में इजीली आप पहचान कर पाओगे इनमें, तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा कि सारी की सारी मादा है अंदर डाल दी, सारे के सारे नर अंदर डाल। अलग से आप दिखती है, मादा बड़ी होती है, नर छोटा होता है, ठीक है, अभी बताऊंगी फोटोग्राफ। तो इसी वजह से इसको चुना जाता है। मटर में तो क्या भाई, वो फिर वही कृत्रिम संकरण करना पड़ेगा और फिर वो विपुंसन करना पड़ेगा, इतनी मादा थोड़ी, इसमें नहीं, नर डाला मादा डाली, एंजॉय करो तुम अपना रिप्रोडक्शन, हमें तो बच्चे चाहिए। इनमें अनेक प्रकार की आनुवंशिक विभिन्नताएं पाई जाती है। कैसी विभिन्नताएं ये बताती हूं। पहले देखो क्या क्या, 1-2 ही बता रही हूं, हालांकि बहुत होती है। जैसे आंख का रंग, ड्रोसोफिला में आंख का रंग जो है वो कुछ ड्रोसोफिला मक्खियों में लाल होता है और कुछ में सफेद होता है। जैसे मटर में हमने 7 लक्षण पढ़े थे, है ना, अलग अलग, ऐसे इसमें भी वेराइटीज ऑफ लक्षण अवेलेबल है, ठीक है, वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर में हम बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स कर देती है। आंख का रंग, दूसरा पंख, पंख जो है पंख जो है वो कैसे होते हैं, या तो बड़े होंगे या फिर छोटे भी होते हैं। इतनी सी तो मक्खी, उसमें बड़ा छोटा और पहचानो। तीसरा बॉडी यानी कि शरीर, शरीर का जो कलर है वो तो या तो भूरा होगा या फिर सफेद, हालांकि उसको पीला कहते हैं, पीला लिख देती हूँ, बच्चे बोलेंगे क्योंकि आगे मैं पीला ही बोलूंगी जब हम प्रैक्टिकल वो मॉर्गन का प्रयोग करेंगे, तो पीला, तो उसको पीला कर दो, फिर क्या है बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई मैडम सफ़ेद कहाँ से आ गया। पीला, पीला होता है, पीला। और भी होते हैं, ये हम 3 मेन क्योंकि इसी पे हम प्रयोग करने वाले हैं इसलिए ये बताया। तो इसमें भी ऐसे लक्षणों की वैरायटी होती है, तो आप कोई भी लक्षण सेलेक्ट करके और आसानी से पहचान सकते हो। जैसे एक लंबा और एक बौना था तो इजीली पहचान लिया। तो अब जैसे मादा और मादा में ही डिफरेंस करना है तो कैसे करोगे, अगर एक लाल होगी और एक सफेद होगी तो इजीली कर पाओगे ना कि अच्छा ये सफेद वाली और ये लाल वाली। सबकी आंखें सफेद तो कैसे पता चलेगा, इसमें चेंज क्या आया भाई। अब वो मटर की तरह आप उसकी हाइट तो नापने नहीं जाओगे, इतनी सी तो ड्रोसोफिला है भाई, मैं ये भी बड़ा बोर्ड पे बता रही हूँ तो बड़ी बता रही हूँ, इतनी सी, मतलब इतनी सी, ये जो बनाया है ना मैंने, इतनी सी ड्रोसोफिला है, इसकी कहाँ हाइट नापने जाओगे। आंखें तो फिर भी चलो माइक्रोस्कोप में दिख जाती है। तो ये वाली चीजें इन वजहों की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों सेलेक्ट किया, जैसे मेंडल ने किया। ये देखो ये ड्रोसोफिला, जैसे कि मैंने कहा कि ये इतनी बड़ी आपको दिखाने के लिए बनाई गई है नहीं इतनी बड़ी। ये देखो मादा जो होती है और ये नर है, देखो सिंबल भी मैंने बनाए हैं, तो क्योंकि आधे बच्चे जो अभी भी अगर नहीं जान पा रहे हैं तो समझ ले कि भाई जो मादा है उस पर प्लस का साइन लगाते हैं और नर है उस पर एरो बताते हैं। क्यों, इसका रीजन भी मैं बता चुकी हूँ। नर जो है वो नर युग्मक देता है और मादा को देता है, मादा के शरीर में जाता है और वो लेती है, इसलिए उसके लिए प्लस आ जाता है, और वो देता है ऐसे उछाल के फेंकता है, इसीलिए ये नर का सिंबल होता है। तो नर जो है वो साइज में छोटे होते हैं, दिख रहे होंगे। मादा जो है वो साइज में बड़ी होती है। मादा का पीछे वाला हिस्सा देखो जरा, तिकोना होता है। नर का जो होता है वो ब्लंट होता है, मतलब गोलाकार लिख सकते हो, हाँ गोलाकार। मादा का जो है पिछला हिस्सा नुकीला होता है और नर का पिछला हिस्सा गोलाकार होता है, ठीक है। चलिए, और भी साइज में डिफरेंस है, बाकी तो बारीक से डिफरेंस है जो उनके पीछे दिखेंगे आपको। डिजाइन में देख रहे हो आप 1 2 3 4 5, उधर 1 2 3 ही है ना। ऐसे पंखों में भी होता है, इसके पंख बड़े हैं मादा के, उसके छोटे। जैसे मधुमक्खी में होता है, जो क्वीन मधुमक्खी होती है वो तो अलग ही दिख जाती है येलो कलर की, और जो नर होते हैं या ड्रोन होते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं। तो इसमें भी डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। इसकी आंखें लाल वाली है, ऐसे सफेद वाले भी मिलते हैं नर व मादा दोनों,
जिनमें नर भी लाल मादा भी सफ़ेद आंखों वाली मिल जाएगी और नर भी सफ़ेद आंखों वाले मिल जाएंगे। ये है रियल पिक्चर, वो तो कार्टून वाला बनाया है, ठीक है। इसमें देखो ये क्यों बनाया है, ये नर व मादा नहीं है, ठीक है, नर व मादा नहीं है। हालांकि इसके पीछे वाला हिस्सा दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ से, दोनों ही मादाएं हैं। लेकिन फर्क क्या है देखो बताती हूँ। ये वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से हम जो सेलेक्ट करते हैं, देखो इसकी आंखें सफ़ेद हैं, है ना, तो ये पहचान में आ जाता है, और इसकी आंखें लाल है तो ये पहचान में आ जाता है। इसकी जो बॉडी है ये भूरे कलर की है और इसकी थोड़ी सी लाइटिश है ना। सफ़ेद जिसको हम कह रहे हैं ये भूरा है, भूरे कलर की बॉडी वाला, ये सफ़ेद कलर की बॉडी। पंख में देखो, इसके पंख जो है वो बड़ा वाला कैरेक्टर नहीं है यहाँ पे, पंख जो है इसके बिल्कुल सफ़ेद है और इसके धुंधले काले टाइप के हैं ना, यहाँ पे धब्बे हैं और थोड़े से ब्लैकिश भी हैं। तो इस तरह से हम डाइमॉर्फिज्म की मदद से, यानी कि विभेदन की तरफ से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी वाली जनरेशन हमें मिली है, कौन सा वाला लक्षण हमें मिला है। तो देखा आपने कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों चुना। आप भी चुन सकते हैं अपने प्रयोगों के लिए, जब आपको कलेक्शन का काम मिलेगा तब। और अगर किसी के जार में मक्खी आए तो मुझे ज़रूर बताइए कि आप कितने लकी थे जो आपके जार में मक्खी आई, और कौन सी आई ये भी बताइएगा, नर मादा या लाल वाली। लाल वाली मैंने अभी तक नहीं देखी है, फ्रैंकली स्पीकिंग, वाइट ही देखी है मैंने हमेशा। और इसी के साथ आज का हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे T.H. मॉर्गन के प्रयोगों।